आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन का महत्व क्यों है, एजेंडा 21 क्या है, यूएनएफसीसीसी का क्या काम है, सीबीडी में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, एचई टारगेट का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग एंड तक वीडियो को देखिए और 3-4 बार देखिए ताकि आपका जो डाउट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। और इसको हम, चूंकि ये ब्राजील के रियो शहर में हुआ था, इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और यूएनईपी के कंट्रोल में इस सम्मेलन हुआ था 1992 में। और यहाँ पे जो है विभिन्न मुद्दे जो है सामने निकल के आए थे जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। आपका हो गया उसमें सबसे पहला मुद्दा जलवायु परिवर्तन, जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से जो है जो क्लाइमेट है उसमें बदलाव आ रहा था। तो जलवायु परिवर्तन पे सबसे पहले बातचीत हुई और उसके लिए यूएनएफसीसीसी का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसको क्या काम सौंपा गया, इसको काम सौंपा गया कि आपको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको कंट्रोल करना है। और एक ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट बना दी गई जिसमें मतलब आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और भी 2-3 गैस को शामिल किया गया। अब देखिए कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या अंतर है। कन्वेंशन है कि आपको जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी करना है, और प्रोटोकॉल क्या है, कैसे करना है। तो यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ और बाद में जाके इसी यूएनएफसीसीसी के अंदर जो है क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट रखा गया। 1997 में जो है पहली बार बैठक हुई क्योटो में, और जहां पे ये विचार विमर्श हुआ कि हमको जो है इन 5-6 गैसेस को जो है वो टारगेट करना है। ये हम आगे डिटेल में आपको फिर से बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल के टॉपिक में। और इसका जो पहला टाइम पीरियड रखा गया वो 2008 से 2012 रखा गया, और दूसरा टाइम पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल 2 का 2013 से 2020 रखा गया। और अभी आप सब जान ही रहे हों कि अब पेरिस जलवायु समझौता मतलब पेरिस एग्रीमेंट जो है अभी ये चल रहा है। उसके बाद दूसरा अहम मुद्दा आया आपका सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए जो है इसको बनाया गया सीबीडी को, कन्वेंशन को। और फिर इसके अंदर जो है अलग अलग विभिन्न टारगेट मतलब विभिन्न चीजें आई, जैसे एचई टारगेट, इसको 2010 से 2020, और इस साल दोस्तों एचई टारगेट का 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बताइए किसका जो है 2020 में जो है टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, या एचई टारगेट में कितने सब टारगेट हैं। तो एचई टारगेट में 5 सब टारगेट हैं जो कि जैव विविधता के बचाव से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल जो है ये एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग है। मान लीजिए कि हमारा नीम भारत का नीम है और कोई दूसरा देश इस्तेमाल कर रहा है, तो अब जो है अगर उसने नगोया प्रोटोकॉल साइन किया है तो फिर उसको जो है भारत को बेनिफिट देना पड़ेगा। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है ये एबीएस, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इससे संबंधित है। और फिर आपका जो है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी से संबंधित है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म में किसी प्रकार का आप जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एलएमओ। तो क्या वो बदलाव करने के बाद जो है उससे कुछ नुकसान तो नहीं। तो जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये बायोसेफ्टी से डील करता है, यानी कि जैसे ऑर्गेनिज्म जो है उसमें अगर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आपने उसमें कोई नया बदलाव किया है तो उस बदलाव से कोई नुकसान तो नहीं, तो उससे डील करता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो आपको सिंपली जैसे जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, और आपको ऑप्शन में दे दिया था क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद बायोसेफ्टी, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायोसेफ्टी से। या आपको दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा जो चीज है वो बायोडायवर्सिटी से संबंधित नहीं है, और आपको 4 टॉपिक दे देगा, एचई टारगेट, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोडायवर्सिटी से संबंधित कौन से 3 चीज है, एचई टारगेट, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल। नाम अभी आपको अजीब से लगेंगे दोस्तों, लेकिन जब बार बार आप रिपीट कीजिएगा तो फिर आपको ये इजी लगने लगेगा।
उसके बाद सतत विकास, सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21, और एजेंडा 21 के अंदर ही आगे चल के जो है 1994 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण रोकने के लिए जो है इसका ये कन्वेंशन आया। भारत भी इसका सिग्नेटरी है और 2019 में इसका 14वां बैठक जो है वो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। तो आपको पूछ लेगा कि जो एजेंडा 21 है इसका संबंध किस चीज से है। ऑप्शन में आपको दे देगा क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपका जवाब हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसे आपको टर्म्स मतलब ध्यान रखने हैं कि हाँ, मतलब UNFCCC है तो ये किससे डील करता है, क्लाइमेट चेंज से। जो CBD है इसका क्या काम है, ये बायोडायवर्सिटी से संबंधित सभी चीजों को देखता है, कंट्रोल करता है। और जो एजेंडा 21 है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखता है। तो ये तीनों चीज तो एग्जिस्टेंस में आए 1992 में, और फिर बाद में जो है UNFCCC के अंदर 1997 में जापान के क्योटो शहर में बैठक हुई थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल का कंसेप्ट आया। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ पहला 2008 से 2012, और इसमें जो है क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, नॉन एनेक्स्चर ऐसा करके बनाया गया, और जो विकसित देश थे उनको टारगेट दिया गया कि आपको जो है अपना जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको कम करना है। इसमें ध्यान रहे क्योटो प्रोटोकॉल में जो विकासशील देश हैं जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, इसको कोई भी टारगेट नहीं दिया गया था, और ये भी इसकी विफलता का एक कारण रहा। साथ ही साथ जो अमेरिका है उसने इसको रेटिफाई नहीं किया। उसके बाद जब क्योटो प्रोटोकॉल 1 सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल 2 2013 से 2020, लेकिन इसमें भी बहुत कंट्री जो है पार्टिसिपेट नहीं किए। और जो विकासशील देश हैं उनका भी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर पेरिस जलवायु समझौता हुआ, और इसमें सभी देशों को, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, सभी देशों को बोला गया कि आप अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम करेंगे। और INDC का कंसेप्ट जो है इसमें आया। INDC का फुल फॉर्म है इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि आप खुद से बताइए कि आप कितना कटौती करेंगे। अब पेरिस जलवायु समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या अंतर है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में जैसे हमने आपको बताया कि केवल जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश, यानी कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्हीं को टारगेट्स दिया गया, विकासशील कंट्री को टारगेट नहीं दिया गया। और साथ ही साथ अमेरिका जो है इसको मतलब रेटिफाई भी नहीं किया, इसका पार्ट भी नहीं बना। उसको देखते देखते हुए बाद में कनाडा भी इससे अलग हो गया, रशिया भी मतलब जो है अलग हो गया। तो इसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल फेल रहा। और जो पेरिस जलवायु समझौता है इसमें क्या बोला गया, इसमें INDC का कंसेप्ट आया, इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और सभी देशों को बोला गया, चाहे आप विकासशील हो या विकसित हो, कि आप खुद से बताइए कि आप कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कीजिएगा। तो भारत का INDC क्या, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का INDC है कि भारत ने यह तय किया है कि 2030 तक जितना वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता था 2005 में, उसकी तुलना में 33 से 35% कम करेगा। दूसरा टारगेट है कि आपका जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसका 40% जो है भारत रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा, मतलब सोलर से, विंड से, ये सब से करेगा। उसके बाद अपना कार्बन स्टॉक भी बढ़ाएगा, पेड़ पौधे भी अपना बढ़ाएगा वो। और जैव विविधता में क्या है, जैव विविधता में वही है, जीव जंतु और पेड़ पौधे का संरक्षण संबंध के बारे में ये बात करता है। तो इसमें आपका HE टारगेट है जिसका टाइम पीरियड 2010 से 2020 रहा, और इस साल ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन एकदम आना स्वाभाविक है। आपको पूछा जाएगा कि मतलब इसमें से कौन सा चीज है जिसका इस 2020 में जो है टर्म पूरा हो गया, या पूछेगा कि HE टारगेट जो है ये किस चीज से संबंधित है, बायोडायवर्सिटी से, क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, या डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो अगर आप जानते हैं तब फिर आपके लिए आसान है ये, कि आपको पता है कि हाँ ये जो HE टारगेट है ये बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल ये बात करता है ABS की, यानी कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसमें आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए इंडिया है और कोई कंट्री है X, और मान लीजिए X कंट्री जो है वो इंडिया का नीम का इस्तेमाल कर रहा है, तो X को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा जो है वो भारत को देना पड़ेगा। कार्टाजिना प्रोटोकॉल जो है ये बायो सेफ्टी से,
जैव सुरक्षा से संबंधित है। जैव सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लीजिए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीव जंतु में आपने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी प्रकार का कोई बदलाव किया है तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं, तो उससे डील करता है कार्टाजिना प्रोटोकॉल। और फिर जो थर्ड वाला है आपका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसको एजेंडा 21 डील करता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि पूछ लिया कि एजेंडा 21 का संबंध किस चीज से है, क्लाइमेट चेंज से है, बायोडाइवर्सिटी से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, तो आपको एग्जैक्ट टर्म जानना जरूरी है, क्योंकि जुड़ा हुआ तो ये हर चीज से है, लेकिन एग्जैक्टली किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका है सतत विकास से। और आगे चल के एजेंडा 21 के अंदर ये जो है आपका UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये जो है चीज हुआ। अब देखिए जो अर्थ समिट है वो पहला तो 1992 में हुआ, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियो मतलब अर्थ समिट में जो है वो कितने प्रिंसिपल को अपनाया गया, कितने सूत्रों को अपनाया गया, तो जवाब है 27। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके 10 साल के बाद जोहान्सबर्ग में जो है आपका वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि पहले तो हमने बस पर्यावरण का बात किया, लेकिन पर्यावरण जो है विदाउट सोशल डायमेंशन को कवरेज किए हुए नहीं कम होगा। तो फिर आपका वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हमने आपका इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमिक पे और सोशल एंगल तीनों पे जो है चर्चा की। और उसके बाद उसके 10 साल के बाद फिर Rio+20 समिट हुआ, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें 7 प्रायोरिटी एरियाज को रखा गया। और इसमें वही है इकोनॉमी, आपका सोशल और इन्वायरमेंट, तीनों को इंटीग्रेट करके जो है डिक्लेरेशन जारी किया गया। तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पूछ सकता है Rio+20 डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था, तो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, या फिर आपको सजाने दे सकता है अरेंज करने। तो ये देखिए 1992 में जो हुआ था उसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो 2002 में हुआ उसका नाम पड़ा वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो 2012 में हुआ उसका नाम पड़ा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रियो में बस हमने पर्यावरण के बाद चर्चा की थी, फिर 2002 में जो है विभिन्न पहलुओं को हमने देखा और फिर उसको जो है अच्छे से रियो डिक्लेरेशन में अपनाया। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।